कल हमने देखा था कि हाँ लास्ट में कि हाँ व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, उसके टाइप्स हमने देखा था। उसी में 3 शब्द इस्तेमाल हुए थे। पहला था आपका कंपाइलर, दूसरा था आपका इंटरप्रेटर और तीसरा था आपका असेंबलर। ओके, तो चलिए आज इस पे डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, असेंबलर का काम क्या है, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपाइलर। कंपाइलर जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर होता है। कल जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज अगर हमें हिंदी आता है और सामने वाला सिस्टम या यूजर अगर उसे बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ओके, या मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने कम्युनिकेट किया वो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में है, ओके, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है या सिस्टम है जो भी कहिए उसे अगर बाइनरी लैंग्वेज आती है तो हम इंग्लिश इसे समझा नहीं सकते क्योंकि इसको इंग्लिश तो डायरेक्ट समझ में आनी नहीं है। तो बीच में 100% एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती होगी। ये ट्रांसलेटर करता क्या होगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा और इस बाइनरी को वापस किस में कन्वर्ट करता होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। सेम वैसे ही ओके आपका ट्रांसलेटर ही क्या है यहाँ पे, कंपाइलर। ओके, अब बात कर रहे हैं जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा चाहे आप सी में लिखे, चाहे सी प्लस प्लस में लिखे, चाहे किसी लैंग्वेज में लिखिए, ओके, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। वो स्टेटमेंट इंग्लिश के शब्द होंगे, वो ठीक है डायरेक्ट आपके सिस्टम को समझ में नहीं आना। तो 100% इस सोर्स कोड को जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसे कहा जाता है सोर्स कोड। ओके, उस सोर्स कोड को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी कोड्स में। और जब आप बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो एक नया कोड बनेगा उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ओके, तो दो तरह के कोड हो गए। पहला सोर्स कोड जो आपने प्रोग्रामिंग लिखा जिसमें इंस्ट्रक्शंस कई सारे हैं, जो इंग्लिश स्टेटमेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट लिखा होगा जिसे हम लोग समझ सकते हैं। इसे कन्वर्ट करना हमें ऐसी लैंग्वेज में जिसे सिस्टम समझे, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। ये जो आपने कोड लिखा उसे कहा जाता है सोर्स कोड और जो सिस्टम कन्वर्ट करने के बाद समझेगा उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ओके, तो ये कन्वर्जन का काम कर कौन रहा होगा, बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा होगा जो इस कन्वर्जन को कर रहा होगा और उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। ओके, तो ये बात हो गया कंपाइलर। कंपाइलर एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। यही सेम काम आपका इंटरप्रेटर भी करता है। ओके, इंटरप्रेटर का भी काम वही है। अगर मैं कहूं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो डिफिनीशन दोनों की सेम होती है। क्या कहता है इंटरप्रेटर कि मैं भी सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करूंगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो काम करने के जो कन्वर्जन करता है या वर्किंग जो पॉलिसी है दोनों की अलग है। चलिए कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, ये अभी समझते नहीं है, मैं सिर्फ समझाऊंगा कि हाँ इस प्रोग्राम में कंपाइलर कैसे काम करेगा और इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा। चलिए, ये मेरा सोर्स कोड तैयार हुआ जिसमें मैंने दो तीन वेरिएबल लिए हैं, एक ए जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 5 लिया है, एक बी लिया है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 6 लिया है। दोनों को ऐड किया है एंड देन जो आउटपुट आ रहा है उसे मैंने क्या किया है, प्रिंट कराया है। अब अगर इसे मैं कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करता हूं इस सोर्स कोड को, अगर इस प्रोग्राम में कहीं मिस्टेक है, सपोज इस प्रोग्राम में मैंने दो जगह मिस्टेक या एरर प्रोड्यूस किया है। एक यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा था तो वो छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा लगाना था वो भी मेरा मिसिंग हो गया। तो अगर ये कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा, मीन्स
सारे लाइन को पूरा एग्जीक्यूट कंपाइल करेगा और इस पूरे प्रोग्राम में जितने एरर हैं लिखेगा। तो दो आपके एरर्स हैं और दोनों एरर्स बताएंगे कि लाइन नंबर सपोज ये 3 है और ये लाइन नंबर आपका सपोज 5 है, तो कहेगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है और दूसरा बताएगा लाइन नंबर 5 में एरर है। मतलब कंपाइलर क्या कहता है कि मैं पूरे सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल करूंगा और उस पूरे सोर्स कोड में जितने एरर हैं सारे एरर आपको एक साथ डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर यही इंटरप्रेटर होता तो इंटरप्रेटर क्या कहता है कि मैं भी इसे बाइनरी में कन्वर्ट तो करूंगा लेकिन एरर जो मैं बताऊंगा कुछ अलग टेक्निक से बताऊंगा। कैसे? इंटरप्रेटर क्या कहता है कि ये पूरे सोर्स कोड को पढ़ना शुरू करता है पहली लाइन, अगर यहाँ पे एरर नहीं है तो सेकेंड लाइन के पास जाता है, अगर इस लाइन में एरर है तो वो इसी लाइन पे रुक जाएगा, आगे वाली लाइन को इंटरप्रेट नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक आप इस लाइन के एरर को सही नहीं कर देते। ओके, मतलब वो कहेगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है। ओके, जब आप इस एरर को फिक्स करेंगे देन लाइन नंबर 4 को इंटरप्रेट करेगा, अगर इसमें एरर नहीं है तब लाइन नंबर 5 पे जाएगा। ओके, फिर बताएगा कि लाइन नंबर 5 पे है। मीन्स ये एक साथ सारे एरर को जनरेट नहीं करता है, ये वन बाय वन एरर प्रोड्यूस करता है कि जिस लाइन में एरर है उसी पे रुक जाता है, आगे वाले लाइन को इंटरप्रेट नहीं करता है। तो अब कहा जाए कि कौन सा फास्टर होता है, तो जाहिर सी बात है कंपाइलर थोड़ा सा फास्ट होता है इंटरप्रेटर के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक ही साथ सारे एरर मिल जाएंगे तो आप सब एरर को एक साथ सही कर सकते हैं, तो जो एरर या मिस्टेक सही करने में समय लगेगा थोड़ा कम लगेगा। लेकिन इंटरप्रेटर वन बाय वन करता है, तो आप पहला लाइन सही करेंगे फिर से इंटरप्रेट करेंगे, देन आपको अगला एरर पता चलेगा, फिर अगला एरर जब उसे सही करेंगे तब अगला एरर आपको ये बताएगा। तो इस कंपेयर में इसे वन बाय वन एरर दिखता है, एक एक करके आपको सही करना पड़ता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। लेकिन कंपाइलर क्या कहता है कि मैं एक साथ सारे एरर प्रोड्यूस कर दूंगा, ओके, सारे एरर एक साथ डिस्प्ले कराऊंगा, तो जितने एरर आप एक साथ सही करिए और एक ही बार में प्रोग्राम को कंपाइल रन कराइए, कंपाइल कराइए। ओके, तो कंपाइलर ठीक है फास्टर होता है इन कंपेयर टू इंटरप्रेटर। सी में ठीक है हम सी लैंग्वेज जो हम लोग को पढ़ना है उसके लिए हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, और कंपाइलर के कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। टर्बो सी, देव सी, जीसीसी, सीसी, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे ये कंपाइलर। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिनमें इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है जैसे पाइथन, पीएचपी, ये सारे लैंग्वेज ठीक है हमारा इंटरप्रेटर इस्तेमाल करता है, ठीक है, जबकि सी, जावा, सी प्लस प्लस ये सारे के सारे कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके, अब बात करते हैं असेंबलर। बीच में एक और लैंग्वेज आई थी मशीन लैंग्वेज के बाद, जिसे क्या कहा गया था? असेंबली लैंग्वेज। ओके, इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ता था, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाया गया कन्वर्ट करने के लिए उसी को क्या कहा गया? असेंबलर कहा गया। ओके, तो असेंबलर क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज। ओके, तो ये हो गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जो सी लैंग्वेज है उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, तो जो हमें लैंग्वेज पढ़ना है दैट इज सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची AT&T बेल लैबोरेटरी जो यूएसए में है, यहाँ बनाया, जो
जनरेशन की बात करें तो सी लैंग्वेज कब जनरेट हुआ था? 1972 में डेली सिटी नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस लैंग्वेज को जनरेट किया था। एक्चुअली में ये क्या कर रहे थे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहते थे। ओके, उसी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज डिस्कवर की जिसका नाम उन्होंने दिया सी लैंग्वेज 1972 में। और कहाँ किया? यूएसए में एक लैब है AT&T बेल लैब, यही पे मैक्सिमम लैंग्वेज आपके जनरेट हुए हैं। ओके, तो ये अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो सी की लैंग्वेज की हिस्ट्री है कि 1972 में इसको डिस्कवर किया गया। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का, ओके, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, आपने हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ा होगा, राम घर जाता है। और अगर मैं कहता हूं इसे ट्रांसलेट करिए तो कहा गया होगा कि आपको इसका टेंस पता करना है। आप टेंस पता करते हैं, जैसे ही अगर ये बात करते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं। जैसे अगर सिंगुलर वर्ब है आपका, ठीक है, तो क्या कहता था कि वर्ब में यस या यस आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये ट्रांसलेशन के रूल्स या लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के रूल्स फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मेरा मन कर रहा है कि आज मैं आईएनजी इसमें इंट्रोड्यूस करूं। ओके, ये आप रूल जो बना है उसे तोड़ नहीं सकते कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगुलर वर्ब है तब आपको वर्ब में यस या ईएस लगाना है। लेकिन अगर ये सिंगुलर नहीं है तो आपको एज इट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। आपको उसमें कोई भी अलग से एडिशन, कुछ सप्लीमेंट ऐड नहीं करना है। तो ये रूल्स है। जैसे आपके जर्नल लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, सेम वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स मींस ग्रामर, लिखने का तरीका कि हाँ कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो कौन सा, ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा उसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते। ओके, तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें कि सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपको इंक्लूड करने होते हैं, एक सिंपल मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को मैक्सिमम प्रोग्राम फॉलो करते हैं। क्या कि कहा जाता है कि अगर आपको ऐड करना है तो सबसे ऊपर आप क्या ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब कमेंट क्या है, ठीक है, कमेंट आपके प्रोग्राम का कोई पार्ट नहीं होता। कंपाइलर कभी भी कमेंट लाइन को रीड नहीं करता। अब तब ये लिखा क्यों जाता है, यूजर फ्रेंडली करने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल यूजर आपके प्रोग्राम को देखे तो वो समझ सके कि वास्तव में ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो उसका इंट्रोडक्शन आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा एक प्रोग्राम है जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा, मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं अ प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो अगर कोई प्रोग्राम नहीं भी समझता है तो कमेंट से समझ सकता है कि हाँ ये प्रोग्राम एक्चुअल में क्या काम कर रहा है। तो यही चीज है, सिर्फ कमेंट ऐड किया जाता है क्योंकि यूजर फ्रेंडली, यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम आपका क्या करना चाह रहा है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि कमेंट हमेशा आप ऊपर ही लिख सकते हैं। आपको जहां मन करे प्रोग्राम में, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, और फिर मैंने लिखा स्कैनर, सपोज दो वैल्यू मैंने रीड किया। अब मैं चाह रहा हूं इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि ये फंक्शन कर क्या है। तो आप इसके ऊपर भी कमेंट लिख सकते हैं कि स्कैनर आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन
This read the value, read the value. ओके तो आप इसके बारे में भी किसी भी फंक्शन या किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एक कमेंट ऐड कर दीजिए। वो कमेंट जस्ट उस लाइन के ऊपर लिख देंगे ताकि समझ में आए कि हम ये नीचे वाली लाइन कर क्या रही है, ठीक है। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में कमेंट ऐड करते हैं। अब कमेंट भी दो तरह के होते हैं, आप सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे अगर मैंने कहा कि एक कमेंट ऐड करना है जो केवल एक लाइन में लिखा जाए, जैसे प्रोग्राम फॉर एडिशन, प्रोग्राम फॉर एडिशन, अगर केवल सिंगल लाइन में ही आपको कमेंट लिखना है तो आप डबल स्लैश का इस्तेमाल कीजिए, ये बताएगा सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन नहीं कई सारी लाइनों को कमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मेड बाय विवेक, डेट 16 जुलाई 2020। अब मैं चाह रहा हूं कि ये तीनों लाइन कमेंट हो जाए, अगर तीनों सेपरेट लाइन है एक ही लाइन में नहीं लिखा गया तो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका कि तीनों के आगे स्लैश स्लैश लगाइए, तो ये सिंगल लाइन, ठीक है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट, ये भी सिंगल लाइन। लेकिन आप चाहते हैं कि 3 बार आप इसे न लगाएं, अगर आप तीनों को करना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सिंबल क्या होता है, स्लैश स्टार, ठीक है। अगर आपने स्लैश स्टार लगा दिया तो मतलब यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो चुका है, और कहाँ तक आप कमेंट बनाना चाहते हैं, जहां आप एंड करना चाहते हैं कमेंट को उसी के आगे स्टार स्लैश फिर से लगा। ओके तो ये टोटल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट हो जाएगा। ये केवल यूजर को इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ ये क्या है, लेकिन कंपाइलर इस लाइन को कभी भी रीड नहीं करेगा। ओके तो पहला देखिए आपका डॉक्यूमेंटेशन या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला चीज आप क्या ऐड कर सकते हैं, कमेंट। ओके अब बात करते हैं दूसरा, क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्रोग्राम का पार्ट होता है, ओके, लेकिन इसे कंपाइलर नहीं रीड करता है, बीच में एक और सॉफ्टवेयर होता है प्री प्रोसेसर, इसे रीड करने का काम प्री प्रोसेसर करता है। बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हाँ प्री प्रोसेसर होता क्या है। ओके हैश से स्टार्ट होता है, बस इतना जान लीजिए, प्री प्रोसेसर कभी भी वो सारी लाइनें जो हैश से स्टार्ट होती है उसी को कहा जाता है प्री प्रोसेसर। अब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सपोज, ठीक है, आपको प्रोग्राम में आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और इस प्रोग्राम में कोई दूसरा एक बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल फाइल है, इस फाइल को अपने प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैसे आपने देखा होगा, आगे अभी देखेंगे कि सपोज मैंने एक विवेक डॉट एच नाम का फाइल बनाया है जो एक्सटर्नल फाइल है, जो इस प्रोग्राम में नहीं है, मैंने अपने बना के इस फाइल को अपने सिस्टम में स्टोर कर रखा है। अब इस फाइल को मैं अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहता हूं तो क्या तरीका है, हैश इंक्लूड मींस इस एक्सटर्नल फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करिएगा। ओके और क्या, डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम बता दीजिए viवेक.h। तो यही लाइन आपका क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो वो सारी लाइनें जो हैश से स्टार्ट होती हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसा इक्वेशन, जैसे मैंने लिखा हैश डिफाइन कि p a प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d। ओके अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन आपके प्रोग्राम में जहां जहां इस्तेमाल हुआ हो वहां पे ये पूरा न लिख के आप केवल p लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं एक मैक्रो डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है p, और वो किसका रिप्लेसमेंट होगा, इस पूरे इक्वेशन का रिप्लेसमेंट होगा। मींस अगर आपके प्रोग्राम में कहीं भी ये पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैक्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, प्री प्रोसेसर है।
ओके तो होता क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं या कोई बड़े से इक्वेशन को किसी छोटे से वर्ड या अल्फाबेट से रिप्लेस करना चाहते हैं, मैक्रो से रिप्लेस करना चाहते हैं, उस केस में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके तो पहला चीज हो गया, सबसे पहले जो प्रोग्राम में सबसे ऊपर आता है दैट इज योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके इसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या आता है? ग्लोबल वेरिएबल। अब प्रोग्राम में कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा c बराबर a प्लस बी, c बराबर a प्लस बी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल कितने वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल, 1 2 3। ओके तो वही चीज है, आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल हैं आप उसको स्टार्टिंग में बता सकते हैं। अगर आपने चाहते हैं कि इस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना तो जस्ट प्री प्रोसेसर के बाद उन सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए, वो सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे? आपके ग्लोबल वेरिएबल। अब होता क्या है, दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है और इसमें 3 फंक्शन मैंने बना रखा है। पहला मेरा मेन, दूसरा एक f1 है और एक f2। ओके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया int a। अब ये ग्लोबल है कि लोकल है कैसे जानेंगे? तो वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर किए जाते हैं उसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल। ओके लेकिन अगर ये लोकल आपने लिया है तो केवल इसे मेन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा a बराबर a प्लस 10 तब यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं a बराबर a प्लस 15 तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, ये एरर डिस्प्ले करेगा। क्या दिखाएगा एरर? कि a नाम का वेरिएबल आपने f1 के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? जबकि आप कह रहे हैं कि हमने मेन के अंदर लिया है, तो इस a को आपने मेन के अंदर लिया, मतलब आप इसे केवल मेन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इसको f1 में इस्तेमाल करना तो आपको फिर से int a ये लाइन फिर से डिक्लेयर करनी, मतलब ये लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, इस वेरिएबल को फिर से यहाँ पे रीडिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे a बराबर a प्लस 20 लिख दूं तो क्या यहाँ पे कोई एरर आएगा? हाँ जरूर आएगा, क्योंकि देखिए आपने मेन के अंदर int a लिखा है तब तो यहाँ पे सही है, इस a का इस्तेमाल किया आपने। f1 के अंदर भी int a लिखा है तो इसका मतलब इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा a बराबर a प्लस 10 और आपने इसे डिक्लेयर नहीं किया है तो इसका मतलब f2 में ये एरर प्रोड्यूस करेगा कि a नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा? int a लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि तीनों में अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करना है आपको तब तो आप लोकल लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं मैं एक ही बार वेरिएबल लूं और इन तीनों का उसी वेरिएबल को मैं इन तीनों फंक्शन में इस्तेमाल करूं। जैसे मैंने लिखा a बराबर a प्लस 5, a बराबर a प्लस 10 और a बराबर a प्लस 20। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे तीनों जगह int a न लिखे, मैंने क्या कहा कि एक ही वेरिएबल लीजिए और तीनों फंक्शन में इस्तेमाल कीजिए, तब लोकल मत बनाइए, तब उसे क्या बना दीजिए? ग्लोबल। अब ग्लोबल बनाने के लिए क्या कहता है? किसी फंक्शन के अंदर न लेके आप उसे बाहर ले लीजिए। जब आप वेरिएबल को आउटसाइड ले लेते हैं तब वो क्या हो जाता है? आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो वही चीज है, दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। इट मींस एक ऐसा वेरिएबल जिसे केवल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल ना करके आप उस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेन फंक्शन। कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन जरूर होगा, ठीक है, और वो क्या होगा? मेन फंक्शन होगा।
ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट मैंने बोला है कि एक फंक्शन जरूर होना चाहिए मेन, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं जैसे मेन। अब इस मेन के अंदर अगर आप कोई लोकल वेरिएबल लेना चाहते हैं तो लोकल वेरिएबल्स लीजिए, ओके। और जितने स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, जो भी आपको काम करना है उससे रिलेटेड जितने इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हैं, ओके। स्टेटमेंट 1 2 3 4 जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम करेंगे। तो ये हो गया कि क्या एक सिंपल, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फंक्शन बनाना हो सकता है आपको कई सारे फंक्शन बनाने हो, तो आप और जितने फंक्शन बनाने चाहते हैं आप इसके बाद बना सकते हो अदर फंक्शन। तो ये एक सिंपल, ठीक है, सिंटैक्स है। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि मेन ही, ठीक है, आपका ऊपर हो सकता है, आप अदर फंक्शन को भी ऊपर कर सकते हैं। जैसे यही समझते हैं, यहाँ पर मैंने, ठीक है, 3 फंक्शन बनाए हैं, मेन, f1, f2, ओके। मेन सबसे ऊपर है, देन f1 है, देन f2 है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेन ही आपका सबसे ऊपर हो सकता है। आप किसी फंक्शन को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने कहा मैं पहले f1 बनाऊंगा, इसकी डिफिनेशन यहाँ लिखा, f2 और देन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि मेन ही ऊपर हो सकता है बाकी फंक्शन नीचे होंगे। आप किसी भी फंक्शन को f1 करिए, फिर मेन करिए, फिर f2 करिए, चाहे मेन f1 f2 करिए, और चाहे, ठीक है, आप करिए f1 f2 मेन, ओके। लेकिन कंपाइलर जो सबसे पहले किसी लाइन को सर्च करता है तो वो हमेशा किसे सर्च करता है, मेन को ही सर्च करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसे क्या कहा जाता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ओके। मींस आपने इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, कंपाइलर जो है किसी को पहले नहीं सर्च करेगा, सबसे पहले किसे सर्च करेगा, वो मेन को सर्च करेगा, ओके। मतलब अगर आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख दें, जो कंपाइलर होता है सबसे पहले किसे सर्च करता है, मेन को सर्च करता है, ओके। तो ये हो गया सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर। प्री प्रोसेसर क्या होता है ये बता दिया गया कि जो सारी लाइनें हैश से स्टार्ट होंगी, किसी एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करना है, कोई मैक्रो डिफाइन करना है, या कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है, ओके। उसके लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में आप एक्सेस करना चाहते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को आप ग्लोबल बना सकते हैं। देन मेन, ठीक है, एटलीस्ट ये फंक्शन होना चाहिए, चाहे अदर फंक्शन आप बनाए चाहे ना बनाए, आपके पास मेन जरूर होना चाहिए। और मेन क्या बताता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर सबसे पहले इसी लाइन को सर्च करता है, यहीं से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, देन बॉडी के इनसाइड जाता है, ठीक, और देन जितने स्टेटमेंट आप लिखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके। अदर फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो उस फंक्शन के पास जाएगा, वहां काम करेगा, काम करने के बाद वापस जरूर लौटेगा, ओके। तो ये है बेसिक एक सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी ये प्रोग्राम मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, आगे आने वाले वीडियोज में आप देखेंगे। मैं सिंपली एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। एक सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, ओके, और उस वेरिएबल मैंने +10 किया है, उसी की वैल्यू मैंने प्रिंट करा है। अब बात कर रहे हैं, यही है मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इसमें मैंने कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं लिया, तो ग्लोबल वेरिएबल जरूरी नहीं है कि हर बार ग्लोबल वेरिएबल लिया ही जाए, ओके। वो जनरल सिंटैक्स था कि जिसमें अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल लेना होता तो कहाँ लेते हैं, वो इस हेडर फाइल और इस मेन के बीच में लेते हैं अगर लेना होता।
लेकिन मेन यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसे पढ़ने का काम कंपाइलर नहीं करेगा, इसे पढ़ने का काम कौन करेगा? प्री प्रोसेसर, जो एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो केवल उन्हीं लाइनों को पढ़ता है जो हैश से स्टार्ट होती है। ओके, वो बाकी बातें छोड़ दीजिए, अभी बात कर रहे हैं मेन स्टार्ट हुआ। अब देखें आप हर जगह लास्ट में सेमीकोलन लगा, आप खुद से देखिए इसे क्या कहा जाता है? सेमीकोलन। और सेमीकोलन क्या बताता है? एंड ऑफ द लाइन या एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, राम इज ए गुड बॉय। अब अगला स्टेटमेंट जब शुरू होता है ठीक है, तो आप क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, सेम वैसे ही आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऑफ द स्टेटमेंट कौन बताता है? सेमीकोलन बताता है। ओके, तो यही है सेमीकोलन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, हर जगह ठीक है कंपलसरी है इसे लगाना। अब कहाँ नहीं लगता है? तो सिर्फ दो जगह आप कभी मत इस्तेमाल कीजिएगा। पहला होता है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर जहां होगा उसके उस वाली लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। ओके, देखिए आप खुद से देखिए, ये हमारा प्री प्रोसेसर है और पहचान बहुत आसान होती है क्या कि अगर हैश है ठीक है तो ये प्री प्रोसेसर है, इसका मतलब इस लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। दूसरा रूल ये क्या कहता है कि जहां ये कर्ली ब्रैकेट दिख जाए आपको, वैसे इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, लेकिन अभी समझते हैं क्या है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट जहां दिखे उसे कहा जाता है स्टार्ट ऑफ बॉडी। मीन्स यहाँ पे आपकी बॉडी क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो जहां बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप वहीं पे उसके ऊपर सेमीकोलन लगा दिए तो ये क्या कर रहा है कि मैं मेन के इनसाइड जाऊंगा और काम करूंगा। लेकिन अगर आपने इसे क्लोज कर दिया तो कभी भी ये ठीक है बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं और काम ही नहीं करेगा। ओके, जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो फॉर i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस सेमीकोलन और यहाँ पे कोई काम कराए तो ये लूप 10 बार चलता, लेकिन बॉडी के इनसाइड कभी जाने ही नहीं देगा क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है? सेमीकोलन। ये एरर नहीं है ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो एरर प्रोड्यूस करेगा, कोई एरर नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा कि ये लूप 10 बार तो चलेगा। मैं चाहता था कि 10 बार इसके बॉडी के अंदर जाइएगा और यहाँ पे काम करिएगा, लेकिन जब आप सेमीकोलन लगा देते हैं इसका मतलब ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो गया है, इस स्टेटमेंट का इस लूप से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बॉडी के अंदर जान ही नहीं देगा और काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के अंदर जाए काम करे तो याद रखिए कभी भी जब स्टार्ट ऑफ द बॉडी होता है उसके ऊपर वाली लाइन पे कभी भी सेमीकोलन मत लगाइए। सिर्फ यही दो रूल फॉलो कीजिए, बाकी हर जगह आप सेमीकोलन लगा सकते हैं जहां आप बॉडी का स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इफ, एक्चुअल सिंटैक्स है इफ कर्ली ब्रैकेट, देन यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए। राइट, अगर इफ के बाद सिंगल स्टेटमेंट होता है तो कई बार आप इसकी बॉडी नहीं लगाते, लेकिन सिंटैक्स क्या कहता है? इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट होगा और कर्ली ब्रैकेट मतलब इफ की बॉडी होगी और उस बॉडी के अंदर आप काम करेंगे। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो वो अपना बॉडी इसे एज्यूम करता है कि ये स्टेटमेंट मेरे बॉडी के इनसाइड है, लेकिन अगर आप इफ के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो वो मानेगा कि स्टेटमेंट 1 ठीक है मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, केवल आपने कंडीशन को चेक किया है, आप उस कंडीशन से रिलेटेड कोई काम नहीं कराना चाहते। तो सिर्फ दो रूल है, पहला प्री प्रोसेसर के बाद सेमीकोलन मत लगाइएगा और जहां आपको लगे कि स्टार्ट ऑफ द बॉडी होती है ओके उसके ऊपर वाले लाइन पे कभी भी सेमीकोलन मत लगाइएगा। तो वही चीज है यहाँ पे मेन एक स्टार्टिंग फंक्शन है, कहता है कि स्टार्टिंग फंक्शन है मेरे बॉडी के इनसाइड जाइएगा सारा काम कीजिएगा, इसीलिए कभी भी मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा। ओके, तो ये है सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर आप ये सारे रूल्स हैं, क्या रूल्स है कि स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है, जब एंड होता है तो सेमीकोलन लगाना है, इंट और ए वेरिएबल के बीच में स्पेस देना है। ओके, यहाँ पे प्रिंटफ को लिखने का एक तरीका है कि डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है, यही आपका रूल्स है और इसी को क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है।
ओके, कि जो रूल्स दिए गए हैं आपको उसे फॉलो करना है और सिंटैक्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। जैसे प्रिंटफ स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे गलती हो कि आपने ये कल डबल कोट्स आपने ना लगाया हो या ओपन किया हो क्लोज यहाँ न करके यहाँ पे कर दिया। ओके, होता है जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ना टर्मिनेट करके आप यहाँ पे इसे टर्मिनेट करते हैं, तब ये एरर प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसीलिए जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट ना कि कोई और आउटपुट आएगा, एक्चुअल सही आउटपुट आए, इसीलिए आप क्या करिए डबल कोट्स को यही पे बंद करिए। और ये सारे सिंटैक्स हैं और सिंटैक्स आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप सिंटैक्स में मिस्टेक करते हैं तो एरर प्रोड्यूस होगा। मीन्स एरर क्या होगा, अगर सिंपल एरर की बात करें तो प्रोग्रामिंग में आपने कुछ ऐसा फॉल्ट किया है या कुछ ऐसा मिस्टेक किया है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे ठीक है कंपाइल हो गया तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने सिंटैक्स एरर ना किया हो, आपने कुछ ऐसी गलती किया हो जिससे जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट ना आए। ओके, जैसे आपने क्या कहा इंट a बराबर 0 और यहाँ लिखा है a बराबर या b बराबर, यहाँ पे b नाम का भी एक वेरिएबल ले लीजिए, b बराबर 10 डिवाइडेड बाई a, 10 डिवाइडेड बाई a। तो इस केस में यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा देता हूँ तो ये प्रोग्राम आप जब कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जब रन कराएंगे तो प्रोग्राम अचानक से टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम एरर है। कैसे रन टाइम एरर है? क्योंकि आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसमें आपने लिखा है b बराबर 10 डिवाइडेड बाई a और a की वैल्यू आपने कितना लिया 0, मींस 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं और ये मैथ में ये पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पे रन टाइम एरर है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जो अचानक से ठीक है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका रन टाइम एरर। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक इसी पे है कि व्हाट इज एरर, एरर क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एरर। हाँ, एरर की बात किया तो अभी मैंने बताया कि आपकी प्रोग्रामिंग की एरर की बात किया जाए तो हो सकता है एरर की डेफिनेशन क्या है, एनी मिस्टेक और फॉल्ट जो आपने कोडिंग में या तो एज ए सिंटैक्स प्रोड्यूस किया है या एज अ लॉजिक प्रोड्यूस किया है, वही क्या लाता है आपका, उसी की वजह से अचानक से जो आउटपुट आना चाहिए या जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ना आके कुछ और आता है या एबनॉर्मली प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाता है, दैट इज नोन एज एरर। ओके, मींस कोई भी फॉल्ट या मिस्टेक जो हमारे आउटपुट प्रोड्यूस करने में हमें मतलब एक्चुअल जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट ना आके ठीक है या कंपाइल ही ना हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, मेरा एरर कहलाता है। ओके, तो अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली एरर तीन तरह के डिवाइड किए गए। पहला था आपका सिंटैक्स एरर या जिसे कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। दूसरा था आपका रन टाइम एरर और तीसरा होता है आपका लॉजिकल एरर। तो तीन तरह के एरर मेनली होते हैं। क्या प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं मैं तो मेनली एरर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था आपका सिंटैक्स एरर, दूसरा था आपका रन टाइम एरर और तीसरा था आपका लॉजिकल एरर। ओके, सिंटैक्स एरर सिंपल है, अगर आपने जो सिंटैक्स लिखा है जो रूल्स है उस रूल्स के अलावा कहीं भी आपने मिस्टेक किया है, जैसे आपने कहा कि हर लाइन के एंड में क्या होना चाहिए सेमीकोलन, अगर आप सेमीकोलन भूल गए ठीक है गलती से आपको छूट गया तो दैट इज सिंटैक्स एरर। तो ये कंपाइल जब आप प्रोग्राम को करेंगे तभी ये बता देगा कि हाँ भाई इस प्रोग्राम में इस लाइन पे मिस्टेक है, आप इसे सही करिए, तब हम आपके प्रोग्राम को रन करा पाएंगे। अगर कंपाइल पूरी तरह से नहीं होगा ठीक है, अगर कोई भी एरर रहेगा तो 100% आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा, इसलिए आप प्रोग्राम को रन नहीं करा पाएंगे। ओके, दूसरा रन टाइम एरर।
ओके, मींस प्रोग्राम कंपाइल कर तो लिया आपने, ओके, प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, कहीं आपने ग्रामर या सिंटैक्स में कहीं मिस्टेक नहीं किया है, इसका मतलब प्रोग्राम कंपाइल हुआ। लेकिन जब आप रन कराए तो सपोज आपने इनपुट दिया, अगर आपको इनपुट मांगा तो क्या इनपुट दिया और अचानक से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने रन टाइम एरर किया। हो सकता है आपने स्कैनएफ में जो सिंटैक्स है वहां पे गलती किया हो। ओके, जैसे स्कैनएफ क्या कहता है, स्कैनएफ जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू पढ़िएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को उस वेरिएबल के नाम पे नहीं उसके एड्रेस पे ले जाके स्टोर करिएगा। ओके, तो आप गलती से अगर सिंटैक्स में एंड छूट गया हो तो ये कंपाइल समय पे आपको एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उस समय आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा। मींस जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा या अचानक से प्रोग्राम खुद से टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका रन टाइम एरर। अब बात कर रहे हैं तीसरा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब जो हमने सोचा है लॉजिक कि हाँ अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है या फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो आपने फार्मूला या जो लॉजिक लगाया है अगर उस लॉजिक में ही कहीं मिस्टेक है कि हो सकता है कि डिवाइड बाय 100 करना हो और मैंने गलती से डिवाइड बाय 120 कर दिया हो और एक्चुअल आउटपुट जो आना चाहिए वो ना आके इस गलत फार्मूले की वजह से कुछ और आउटपुट आ रहा हो, तो दैट इज लॉजिकल। ओके, तो एरर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं तीनों को और समझ में आ जाए। चलिए बात कर रहे हैं मेन, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्रोग्राम बाद में समझेंगे हम लोग कि क्या है। a बराबर 5 a इज इक्वल टू a या 10 डिवाइडेड बाय 5 या 10 डिवाइडेड बाय 8, इसको मैं b में स्टोर कर ले रहा हूँ और फिर मैंने लिखा printf चलिए एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में क्या करता है, रूल्स क्या करता है कि मेन के अलावा हर जगह सेमीकोलन होना चाहिए। तो पहले वो देखते हैं वो सारी चीजें हैं कि नहीं, इस इंट और इस वेरिएबल के बीच में स्पेस होना चाहिए, स्पेस है। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे है। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये बताएगा कि इस लाइन में आपका मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है, आपने सेमीकोलन छोड़ दिया। ओके, तो यही आपका सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर मींस आपने रूल को वायलेट किया है, यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया है, इसी की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा जो कंपाइल करते समय ही प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंटफ वाले लाइन में भी एक जगह मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि आपको यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था और आपने कॉमा यहाँ पे छोड़ दिया है, इसीलिए प्रिंटफ वाली लाइन में भी आपको एरर प्रोड्यूस करेगा कि यहाँ पे आपको कॉमा इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने कॉमा नहीं लगाया। तो ये भी आपका किसमें आएगा, सिंटैक्स एरर में। और ये दोनों तभी प्रोड्यूस हो जाएंगे जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ओके, अब बात करते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर सिंपल, अगर यही a की वैल्यू मैं 5 की जगह 0 ले लेता, ओके, तो इस केस में अब कोई सिंटैक्स एरर नहीं, ये पूरा प्रोग्राम जब आप कंपाइल करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाएगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब रन कराएंगे आप तो ये प्रोग्राम अचानक से टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने जो डिवीजन किया है वो 0 से किया और 0 से डिवीजन नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे रन टाइम एरर आएगा और अचानक से प्रोग्राम आपका टर्मिनेट या क्रैश हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका रन टाइम एरर। लेकिन अब तीसरा बात कर रहे हैं हम लॉजिकल एरर। ओके, अब मैंने कहा क्या कि लॉजिकल एरर मैं चाह रहा हूँ इस 10 में इसे a से डिवाइड किया जाए। ओके, और गलती से आपने डिवाइड की जगह प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये है आपका लॉजिकल एरर, मींस आपको करना था डिवीजन और आपने गलती से क्या कर दिया है, उसकी जगह प्लस सिंबल का इस्तेमाल कर दिया। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, लॉजिकल एरर। तो तीनों एरर, पहला सिंटैक्स में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो दैट इज, ठीक है,
सिंटैक्स एरर, अगर आपने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया है जो अब एब्नॉर्मल प्रोग्राम को आपके टर्मिनेट कर देता है, ओके, तो दैट इज रन टाइम एरर। और कहीं आपके लॉजिक में गलती है, या आप कह सकते हैं प्रोग्राम में जो आपने इक्वेशन लिखा है, जो फार्मूला लिखा है, या जो लॉजिक सोचा है, जो लूप चलाया है वो गलत चला दिया है, तो उसकी वजह से जो आउटपुट आता है, जो एरर प्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअल आउटपुट ना होके कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे आप आगे पढ़ेंगे पैटर्न की कोडिंग, ओके, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई पैटर्न होगा। इसके लिए नेस्टेड फॉर लूप चलाएगा, और उस फॉर लूप में अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा लॉजिकल एरर गलत किया, तो ये हो सकता है प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम चल जाए, मीन्स ये आउटपुट आपका लगातार दिखता रहे, टर्मिनेट ना हो, उस केस में ये लॉजिकल एरर होगा। तो वही चीज है, लॉजिकल मीन्स जो आप लॉजिक लगा रहे हैं उसमें मिस्टेक है, और इसी को कहा जाएगा लॉजिकल एरर। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।